डियर स्टूडेंट, फिजिक्स की दुनिया पर आप लोगों का एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारे और वीडियो से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मैं आपके साथ हर वीडियो में अपने फिजिक्स के डेरिवेशन को डिस्कस करती हूँ हर चैप्टर के, लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पूरा फर्स्ट चैप्टर, जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको डिस्कस करने वाली हुई क्विकली। एक हम क्विक रिविजन करने वाले हैं चैप्टर्स का। तो मेरी हर मंडे को हर चैप्टर के रिलेटेड मैं क्विक रिवीजन आपके साथ शेयर किया करूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हर मंडे को अपनी एक रिवीजन वीडियो देख सके, जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा आज का वीडियो होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसका ही हमारा वही चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। जब हमारा चार्ज कैसा होता है, रेस्ट पोजीशन में होता है, तो उस वक्त की उसकी स्टडी को हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है कि अगर हम उस मैटर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट, वो उस मैटर के जो पार्टिकल होंगे ना, वो एक फोर्स फील करेंगे अपने ऊपर किसी भी इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में उनको प्लेस करने पर। ठीक है, कि उनको फील होगा कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टी। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि उन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। नंबर 2 आता है टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, चार्ज जो होते हैं हमारे, वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? देखो, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रब करते हैं ना, तो उनमें आयन चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो उनमें क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चार्जेस तो हर मैटर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो जब हम उनको रब करते हैं तो उनके अंदर चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट से हमारे चार्जेस निकलते हैं तो वो क्या होती है, हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, और जिस ऑब्जेक्ट पर हमारे चार्जेस जाते हैं, हमारे आयंस, वो हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। जैसे कि हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ह्यूमन ए और ह्यूमन बी दोनों के पास 10 रुपीज़ हैं। ठीक है, तो ह्यूमन ए क्या कर रहा है, ह्यूमन बी को अपने 5 रुपीज़ दे रहा है। तब क्या हो रहा है, ह्यूमन ए के पास 5 रुपीज़ बच गए और ह्यूमन बी के पास 15 रुपीज़ हो गए। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या हुई है, ह्यूमन बी पर कर्जा होगा और ह्यूमन ए क्या हुआ, वो प्रॉफिट में चला गया क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले हैं। तो क्या होगा, ह्यूमन ए जो होगा वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ह्यूमन बी क्या होगा, हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो चार्ज कितने टाइप के हुए? 2 टाइप्स के। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हमारे चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? नंबर 1, चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्वांटाइज कैसे होता है? देखो, किसी भी मैटर, किसी भी पार्टिकल का जो मिनिमम चार्ज होगा ना, वो हमेशा एलिमेंट्री पार्टिकल के चार्ज का इंटीजर होगा। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं? जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो जो हमारा मिनिमम चार्ज है ना, उसका क्वांटाइज्ड होगा, यानी Q इज इक्वल्स टू ऑलवेज एनी होता है। या Q क्या है, हमारा चार्ज ऑफ एनी मैटर ऑफ और पार्टिकल। ये हम Q को क्या बोल सकते हैं, किसी मैटर या किसी पार्टिकल का चार्ज। E क्या है, चार्ज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। और एलिमेंट्री पार्टिकल का चार्ज हमेशा कितना होता है, E इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ गुलाम, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, हमारी गुलाम होती है। ठीक है, तो हमेशा चार्ज क्या होगा, Q जो चार्ज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो E का इंटीजर मल्टीपल होगा हमेशा। ठीक है, नंबर 2, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो, हमें पता होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, लेकिन ये कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं करता है कि किस डायरेक्शन में और कैसे है। ठीक है, नंबर 3 होता है चार्ज इज कंजर्व्ड। यानी देखो, चार्ज जो होता है किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है चार्ज को, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बट ये क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, मीन्स चार्ज इज कंजर्व्ड। नंबर 4 होता है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम पार्टिकल या फिर अपने मैटर की स्पीड चेंज कर दे, उसकी वेलोसिटी चेंज कर दे, तो उसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो चार्ज उसका सेम रहेगा।
चार्ज सिर्फ हमारा कब चेंज होगा, जब वो ट्रांसफर होगा उसका, ठीक है। बाकी हमारा चार्ज तो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी मैटर की कितनी भी वेलोसिटी हो उस पर हमारा चार्ज डिपेंड नहीं करता है, तो चार्ज इज इनवेरिएंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ है क्या? देखो कूलॉम्स लॉ क्या है कि जब हमारे दो चार्जेस होते हैं तो उन चार्जेस के बीच में हमारा एक फोर्स वर्क करता है। दो चार्जेस के बीच में क्या करता है? फोर्स वर्क करता है। इस फोर्स को हम कूलॉम फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलॉम फोर्स। सपोज हमारे दो चार्जेस हैं, ठीक है, जिनका चार्ज कितना है, Q1 एंड Q2, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस सपोज R है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क करता है ना, उसको हम कूलॉम फोर्स बोलते हैं। और जो कूलॉम फोर्स होगा वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट। और हमारे कूलॉम्स फोर्स के केस में हमारा कांस्टेंट कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो क्या है हमारा कूलॉम्स लॉ? Coulomb's law tell us that the Coulomb force between two charges is directly proportional to the multiplication of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। तो हमारा यहाँ कांस्टेंट कितना आ गया, 1/4πε0। और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू होती है, 1/4πε0, जहाँ ε0 होती है हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। क्लियर है? तो कूलॉम फोर्स कूलॉम्स लॉ हमें क्या बता रहा है कि किस दो चार्जेस के बीच में वर्क करने वाला फोर्स उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज़्यादा उनके चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उनके बीच में फोर्स भी उतना ही ज़्यादा वर्क करेगा। जितनी ज़्यादा उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उनके बीच का फोर्स उतना ही कम होता चला जाएगा, ठीक है। अब तो कूलॉम फोर्स हमारे कितने टाइप्स का होता है, मेनली कूलॉम फोर्स हमारा 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नंबर 2 इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन, जब हमारे दोनों चार्जेस सेम होते हैं, ठीक है, सेम पॉजिटिव, या तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो चार्जेस होंगे ना एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कंडीशन होगी इनकी, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाने की कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन में इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा उसको हम फोर्स ऑफ रिपल्शन बोलते हैं। बट जब हमारे चार्जेस ऑपोजिट साइन के साथ होते हैं, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव या फिर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में ये चार्जेस एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जब उनके बीच हमारा फोर्स वर्क करता है कूलॉम फोर्स, तो उस कूलॉम फोर्स को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद आता है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो अभी मैंने आपको कूलॉम्स लॉ बताया था, F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि जैसे जैसे हमारे दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे हमारे फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर, यानी हमसे हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही हमारे चार्जेस के बीच में फोर्स वर्क करता है, उनके बीच में फोर्स विजिबल होता है, यानी उनको फोर्स फील होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ही, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही। तो वो पर्टिकुलर रीजन जिसमें हमें ये फोर्स फील होता है उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी भी चार्ज के अराउंड का एक इनविजिबल रीजन जिसमें वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कर सकता है। यानी अगर हमारे पास सपोज 2 चार्जेस हैं, चार्ज Q एंड चार्ज Q, तो चार्ज Q जो चार्ज Q के अराउंड जो हमारा रीजन होगा ना, जिसमें ये चार्ज Q क्या
फील करेगा, फोर्स फील करेगा कि हाँ इस पर कोई अदर चार्ज फोर्स लगा रहा है, या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है। तो इस चार्ज के अराउंड के उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चार्ज पर वर्क करने वाला फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सपोज हमारे पास ये दो चार्ज है, ये जो चार्ज क्यों है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसके अराउंड सपोज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r। तो जो ये चार्ज जो हमारा फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, या फिर इसको पॉइंट चार्ज बोला जाता है। और जो चार्ज दूसरा इस रीजन के अंदर आ रहा है, जो इस फोर्स को फील कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो क्या होगा, फोर्स जो हमारा टेस्ट चार्ज फील कर रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि ये R से डिवाइड Q से डिवाइड होगा तो वो Q कैंसिल हो जाएगा टेस्ट चार्ज वाला। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, देखो जो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अराउंड क्रिएट हुआ है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्रिएट होता है, कि इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, या फिर ऐसे। तो जो लाइंस हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। जब हमारे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं और ये नेगेटिव चार्ज से निकल सकती हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से तो आउटवर्ड जाती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, जबकि नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होती हैं, ये इसमें अंदर की तरफ आती हैं लाइंस। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ डायरेक्शन होती है। वही नेगेटिव चार्ज में क्या होगी, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें इनवर्ड यानी उसके अंदर आएगी चार्ज लाइंस। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। क्लियर है, फील्ड लाइंस होंगी। देखो एक बात याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। क्यों कट नहीं करती है, क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगी तो क्या होगा, जहाँ पे कट करेंगी ना वहाँ पे हमारा एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नई डायरेक्शन निकल जाती है। ठीक है, वहाँ पे हम पता नहीं कर पाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर। देखो अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो क्रिएट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो इस तरह से चली जाएंगी। ठीक है, ये इससे ऐसे, तो ये ऐसे चली जाएंगी, बट ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। वहीं अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, इससे लाइन ऐसे आएंगी और ये इसमें ऐसे चली जाएंगी, क्योंकि इससे आउटवर्ड और इसमें इनवर्ड हो जाती हैं। ठीक है, ये लाइन ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी टेस्ट चार्ज को, ठीक है, जो चार्ज हमारा फोर्स फील करता है, जो चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक रेफरेंस, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। सपोज ये हमारा चार्ज क्यों है जो इन्फिनिटी पे है, ठीक है, और ये हमारा चार्ज क्यों है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। सपोज इस फील्ड के अंदर डिस्टेंस r पर हमें एक चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट पर लाते हैं यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर लाने में जो हमें वर्क डन होगा, जो वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। v क्या होता है, W अपॉन क्यू। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस r है तो v कितना हो जाएगा, वर्क कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू आर अपॉन क्यू। क्या है हमारा कूलम्ब फोर्स, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट करके 1/4πε0 Q अपॉन r। ओके, यहाँ से हमारी
किसकी वैल्यू आ जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन की बात करते हैं तो ई जो होता है ना वो होता है हमारा माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी जितना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही कम होता है, उतना ही ज़्यादा वर्क करना पड़ता है उसके अगेंस्ट। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम बट ऑपोजिट चार्जेस। जब हमारे पास दो सेम बट ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, सपोज एक पॉजिटिव क्यू है और एक नेगेटिव क्यू है, चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर ये कूलम्ब क्यू है, ठीक है, तो अगर हम इन्हें एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे प्लेस कर देते हैं तो ये हमारी स्ट्रक्चर बनेगी ना, इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मोमेंट होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। P इज इक्वल्स टू क्यू डी होता है। P इज इक्वल्स टू क्यू डी हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ डायपोल। ठीक है, मोमेंट ऑफ डायपोल कितना होता है, P इज इक्वल्स टू क्यू डी होता है। ठीक है, जो हमें क्या बताता है, जो हमारे डायपोल के रोटेशन को बताता है कि इस तरह से या फिर इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो क्या बता रहा है, हमारे डायपोल के रोटेशन की डायरेक्शन को। अगर किसी डायपोल की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वो क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब होता है। आर क्यूब क्या है, आर क्यूब क्या है हमारी, जो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना उसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, और इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कितना है, P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ डायपोल। डायपोल किस एंगल पर रोटेट कर रहा है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, हमारे शॉर्ट रिवीजन के लिए बेस्ट है। अगर आपको इन टॉपिक्स पे डिटेल वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया पर जाकर इनकी डिटेल वीडियोस देख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, क्विक रिविजन ऑफ ऑल चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करूंगी, और मेरी हर वीडियो इस तरह की जो वीडियो होगी क्विक रिवीजन की एवरी मंडे अपलोड होगी मेरे चैनल पर। तो मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरी न्यू वीडियो आए। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।